इस बार गांधी जी ने साफ कह दिया था, अब या तो हम इंडिया को आजाद देखेंगे या फिर इस कोशिश में मारे जाएंगे। अगली सुबह गांधी जी और कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। जब देश करो या मरो वाली सिचुएशन में लड़ रहा था, उस वक्त देश में कुछ गद्दार थे जो इस मुश्किल समय में भी ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। जहां एक तरफ देश के बच्चे चंदा इकट्ठा कर रहे थे, किसान रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर रहे थे, महिलाएं रैलियां लीड कर रही थी और बुजुर्ग तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे थे, वहीं कुछ चाटुकार लोग अपने स्वार्थ और फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ देकर अपने ही देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के अलायंस में बनी बंगाल की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी ने अंग्रेजों को पत्र में लिखा कि गांधी जी के सारे एफर्ट्स फेल हो जाएं और ये मूवमेंट बंगाल के प्रोविंस में शुरू ही ना हो पाए। हिंदू महासभा के एक और लीडर विनायक दामोदर सावरकर ने साफ कह दिया कि हम ब्रिटिश सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे ताकि गांधी जी के इस आंदोलन को दबाया जा सके। उन्होंने ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेज में लाखों भारतीयों को रिक्रूट करने में मदद की। ये वही इंडियंस थे जो ब्रिटिश आर्मी में दाखिल होकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कहा कि इस तरीके का गुंडाइज्म ये कोई सिंपैथी नहीं डिजर्व करता। ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उन फ्रीडम फाइटर्स का जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। गांधी जी की हत्या करने वाला नाथूराम गॉडसे, उसका खुद का सगा भाई गोपाल गॉडसे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से इंडिया के खिलाफ जंग लड़ रहा था। अगस्त साल 1942 मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। उस दिन का माहौल कुछ खास था। मैदान में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और सभी की नजरें मंच पर टिकी थीं, क्योंकि उस दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सारे लीडर्स इकट्ठा होते हैं। एक संघर्ष का ऐलान करने वाले हैं, एक आखिरी संघर्ष सत्ता में बैठी ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट सरकार के खिलाफ। और तभी भीड़ के बीच से महात्मा गांधी मंच पर आते हैं और एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। उनके मुंह से निकले शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि वो हथियार बन जाते हैं। गांधी जी कहते हैं, आप में से हर व्यक्ति अपने आप को अब आज़ाद समझे। अब हम इस इंपीरियलिज्म के जूते के नीचे दबकर और नहीं रह सकते। हमें चाहिए पूरी आज़ादी। मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, इसे अपने दिल में बसा लो और इसे अपनी हर सांस में याद रखना। ये मंत्र है डू और डाई, करो या मरो। अब या तो हम इंडिया को आज़ाद देखेंगे या फिर इस कोशिश में मारे जाएंगे, लेकिन इस गुलामी में अब हम और नहीं जिएंगे। कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इस मूवमेंट के बारे में पहले से पता था, इसलिए वो इसे खत्म करने के लिए पहले से ही तैयार थे। इसके लिए ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट कुछ महीने पहले से ही एक 3 स्टेज प्लान पर काम कर रही थी। स्टेज 1, पूरी मीडिया पर इस तरीके से कंट्रोल बनाया जाए कि अखबारों में इस आंदोलन की खबरें छपे ही नहीं, जनता तक सच्चाई पहुंच ही ना पाए। स्टेज 2, कांग्रेस के दफ्तरों पर रेड मारकर उनके फंड सीज कर लेना और उनके सभी बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लेना। स्टेज 3, इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके मास मूवमेंट को सप्रेस कर देना और कांग्रेस के नेताओं को एंटी नेशनल घोषित कर देना। यानी आंदोलन शुरू होने से पहले ही इसे खत्म करने की पूरी योजना थी। और फिर 9 अगस्त यानी अगली सुबह महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, कांग्रेस के सारे टॉप लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अगले कई सालों तक ये लीडर्स जेल से बाहर नहीं आने थे। लेकिन फिर सवाल ये कि अब आखिर इसके आगे क्या, इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज के वीडियो में आप इंस्पिरेशन और साहस की एक जबरदस्त दास्तान सुनेंगे। इतनी सख्ती और मुश्किलों के बीच आखिर कैसे इंकलाब का नारा देश के कोने कोने तक पहुंचता है और लोगों के दिलों में आज़ादी का जोश भर देता है। और जब देश करो या मरो वाली सिचुएशन में लड़ रहा था, उस वक्त कौन वो देश के गद्दार थे जो इस मुश्किल समय में भी ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। आइए समझते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को गहराई से आज के इस वीडियो में।
दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस मूवमेंट के शुरू होने से पहले क्या हुआ था और कैसे हालातों ने इसे जन्म दिया। इस मूवमेंट के शुरू होने से एग्जैक्टली 2 साल पहले 8 अगस्त साल 1940 ब्रिटिश हुकूमत ने वायसराय लिनलिथ के जरिए इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को एक ऑफर पेश किया जिसे नाम दिया जाता है अगस्त ऑफर। इसमें उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश इंडिया की सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाएंगे, लेकिन इस ऑफर के पीछे एक्चुअल रीजन कुछ और था। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जोरों पर था। जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर यूरोप में एक के बाद एक देशों को इन्वेड किए जा रहा था और ब्रिटेन अकेला उसका सामना कर रहा था। ब्रिटिश सरकार बड़ी मुसीबत में थी और बड़ी डेस्परेट थी कि जहां से भी मदद मिल सके वहां से ली जाए। ब्रिटिश सरकार हर हाल में इंडियंस का सपोर्ट चाहती थी। हालांकि इंडियन सोल्जर्स पहले से ही ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें और सपोर्ट की जरूरत थी। इसलिए इंडियंस को मनाने के लिए अगस्त ऑफर पेश किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे साफ तौर पर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार चाहती है कि इंडिया कोऑपरेट करे उनके साथ इस वॉर में, तो इंडिया को पूरी तरीके से आज़ादी देनी होगी। इसलिए यह अगस्त ऑफर फेल कर जाता है। इसके बाद मार्च 1942 में ब्रिटेन के द्वारा एक और कोशिश की जाती है इंडियंस को अपने फेवर में करने की। इस बार उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा जिसे नाम दिया जाता है क्रिप्स मिशन, उस वक्त के लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नाम पर। इस मिशन का मकसद था भारत को आज़ादी देने का वादा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। क्रिप्स मिशन में जो ऑफर दिया जाता है ब्रिटिश की तरफ से वो फुल फ्रीडम का नहीं होता, बल्कि डोमिनियन स्टेटस का होता है। मतलब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो आज़ादी देने की बात हुई वो फुल फ्रीडम नहीं थी, बल्कि सिर्फ डोमिनियन स्टेटस का ऑफर था। यानी भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर एक ऑटोनोमस रीजन का दर्जा दिया जाता। अब देखने में ये ऑफर अगस्त ऑफर से थोड़ा बेटर लग सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और अपना मकसद साफ साफ बता दिया। हम आधी अधूरी आज़ादी नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहते हैं। इसलिए क्रिप्स मिशन भी फेल कर जाता है। अब तक कांग्रेस के लीडर्स इन ऑफर्स और नेगोशिएशन से तंग आ चुके थे। कुछ महीनों बाद 14 जुलाई 1942 की वर्धा कमेटी में एक बड़े सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का रेजोल्यूशन बनाया जाता है। उस वक्त के कई प्रोमिनेंट लीडर जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने काफी दिलचस्पी दिखाई इस इनिशिएटिव में। ब्रिटिश सरकार इस रेजोल्यूशन से बेचैन हो गई। वर्धा मीटिंग के 9 दिन बाद 23 जुलाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड एमरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉलोनी विस्काउंट क्रैनबोर्न को एक बेहद खास चिट्ठी लिखते हैं। ये बताते हैं कि वर्धा मीटिंग में लिया गया जो रेजोल्यूशन है वो 7 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा और इसके बाद एक मास मूवमेंट शुरू होगी जो ब्रिटिश एम्पायर की सियासत के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज होगा। हमें कड़े कदम उठाने होंगे। इसमें लिखा गया कि अगर जरूरी हुआ तो गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये भी मेंशन किया जाता है कि कुछ कांग्रेस के लीडर्स को अफ्रीका डिपोर्ट कर दिया जाए ताकि ये मूवमेंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। इसके अगले ही दिन ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट ने एक 3 स्टेज प्लान तैयार किया, वही प्लान जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। और दोस्तों, यही कारण है कि जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया तो ब्रिटिश सरकार इस बारे में पहले से ही जानती थी। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक स्पीच के बाद 9 अगस्त को सुबह के करीब 5 बजे गांधी जी और बाकी और टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में हर स्टेप ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा था। उसके बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट करके पूना के आगा खां पैलेस में ले जाया जाता है। इसके पीछे भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन था। ब्रिटिश वायसराय लिनलिथ ने एमरी को पत्र लिखते हुए कहा कि हमें इन महात्मा को एक ऐसी जगह भेजना चाहिए जिसका नाम जेल जैसा ना हो, क्योंकि अगर जनता को ये लग गया कि गांधी जी को जेल में डाला गया है तो देश भर में गुस्से की लहर दौड़ सकती है। इसलिए उन्होंने ये नाटक किया कि गांधी जी को तो हमने एक पैलेस में रखा है। इससे वो दिखाना चाहते थे कि ये सजा नहीं बल्कि एक तरह की स्पेशल फैसिलिटी है, जो ये साफ साफ दिखाता है कि किस हद तक ब्रिटिश सरकार इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए मेंटल और पॉलिटिकल खेल खेल रही थी।
इन सभी गिरफ्तारियों के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है। देश भर में कांग्रेस के जितने भी ऑफिस थे उन सभी को सील कर दिया गया और इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, उस वक्त की दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी की ऐतिहासिक स्पीच का एक भी शब्द अखबारों में छापने की इजाजत नहीं थी। इसलिए किसी भी अखबार में ना तो महात्मा गांधी की स्पीच छपी, ना ही कहीं ये छापा गया कि ब्रिटिश सरकार ने लीडर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है। तो अब आखिर गांधी जी के मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दोस्तों 22 साल की एक्टिविस्ट उषा मेहता की। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये एक ट्रांसमीटर ढूंढ कर लाती हैं और करती हैं एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो 42.34 की शुरुआत। 14 अगस्त को इस रेडियो स्टेशन से पहली बार ये शब्द प्रसारित हुए, This is the Congress radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. इस रेडियो के जरिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ एक था, ब्रिटिश राज के प्रोपेगेंडा को सीधी टक्कर देना। ऐसे अंडरग्राउंड मीडिया चैनल्स अपनी लोकेशन हिडन रखने के लिए उषा मेहता संदेशों में कहती थी, दिस इज कांग्रेस रेडियो फ्रॉम समवेयर इन इंडिया, लेकिन एक्चुअली में वो बॉम्बे से ही ऑपरेट कर रही थी। ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो को पकड़ने में करीब 3 महीने का समय लगा, लेकिन तब तक बहुत से लोग ऑलरेडी जागरूक हो चुके थे। नतीजतन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के ऑल इंडिया रेडियो को एंटी इंडिया रेडियो बुलाया जाने लगा। जब कांग्रेस रेडियो को जाम करने की कोशिश करी जाने लगी, फाइनली 12 नवंबर साल 1942 में ब्रिटिश सरकार उषा मेहता को अरेस्ट कर लेती है। उनकी सारी इक्विपमेंट्स सीज कर ली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, असली ताकत की पहचान यही होती है। 6 महीने तक उषा मेहता से जबरदस्त इंटेरोगेशन की गई, लेकिन उन्होंने एक बार भी ब्रिटिश सरकार के सामने अपना मुंह नहीं खोला। आगे चलकर 1969 में जब उषा मेहता का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने उस समय के हालात को याद करते हुए एक बेहद मजबूत बात कही। उन्होंने कहा, जब मीडिया का पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया जाए तब एक छोटा सा ट्रांसमीटर भी देश के कोने कोने तक इंकलाब का संदेश पहुंचा सकता है। ये बात कितनी सटीक है। जब ब्रिटिश सरकार ने हर अखबार और रेडियो स्टेशन पर पाबंदी लगा दी थी, तब कैसे एक अंडरग्राउंड रेडियो पूरे रेवोल्यूशन की आवाज बना। जिस वक्त ये मूवमेंट शुरू हुई उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में थे, लेकिन नेताजी वहां भी शांत नहीं बैठे थे। वो अपने आजाद हिंद रेडियो के जरिए लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने की खबर नेताजी तक पहुंची, उन्होंने तुरंत अपने दोस्त ACN नाम्बियार से कहा, अब समय आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का। हालांकि नेताजी और गांधी जी के तरीकों में काफी अंतर रहा है, लेकिन अब नेताजी पूरे तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट के फेवर में थे। उन्होंने इस मूवमेंट को इंडियाज नॉन वायलेंट गोरिल्ला वॉरफेयर कहा। इसके बाद की कहानी दोस्तों और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स अपने तरीके से लोगों को अवेयर करने में लगे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ कुछ नए चेहरे सामने आ रहे थे। ऐसे लोग जो गांधी जी के विचारों से इंस्पायर होकर ग्राउंड पर उतरकर प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार थे। गांधी जी के कुछ चंद शब्दों ने इस कदर लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि आप सोच भी नहीं सकते। मतंगिनी हजरा बंगाल प्रेसिडेंसी में रहने वाली एक 72 साल की औरत थी। इन्हें बंगाली में गांधी बुरी कहा जाता है, जिसका मतलब है बूढ़ी गांधी। 29 सितंबर 1942 अपने डिस्ट्रिक्ट में ये 6000 लोगों की रैली लीड कर रही थी। इनका प्लान था सब लोगों के साथ मिलकर वहां के तामलुक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा लहराया जाए और उस पुलिस स्टेशन को कब्जे में कर लिया जाए। जितनी उनकी उम्र थी उससे कहीं ज्यादा उनका साहस था। रैली के दौरान पुलिस ने कई बार धमकियां दी, गोलियां चलने का डर हर तरफ था,
लेकिन वो रुकी नहीं। इस रैली को वो सामने से लीड कर रही थी वंदे मातरम के नारे लगाते हुए कि तभी आगे से उन पर 3 गोलियां चला दी जाती हैं। गोलियां लगते हुए भी उनके मुंह से वंदे मातरम निकले जा रहा था और वे नीचे गिर जाती हैं अपने हाथों में तिरंगा लिए। आज़ादी के 30 साल बाद 1977 में हजरा वो पहली महिला क्रांतिकारी बनी जिनका स्टैच्यू कोलकाता मैदान में खड़ा करा गया। ब्रिटिश सरकार ने क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने की कोशिश में हजारों लोगों पर ओपन फायरिंग की, जिसमें मतंगिनी हजरा जैसी कई जानें गईं, लेकिन इस आंदोलन का जोश कम नहीं हुआ। राम मनोहर लोहिया ने वायसराय लिनलिथ गो को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में इन्होंने बताया कि इस मूवमेंट के दौरान 50,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों को जान से मार दिया गया। इसके अलावा 1 लाख से भी ज्यादा अरेस्ट देखने को मिले। कई नाम जो आपने शायद सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि सुचेता कृपलानी, जो आगे जाकर उत्तर प्रदेश की चौथी चीफ मिनिस्टर बनती हैं। कुछ लीडर्स ने पहले ही समझ लिया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरेस्ट होना तय है और उन्होंने इसका ऑल्टरनेट प्लान भी बना लिया था, जैसे यूसुफ मेहर अली, जिन्हें 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने अपने साथियों को पहले ही ये कह दिया था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाए तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी होगी। यहीं से सामने आती हैं अरुणा आसफ अली, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में क्विट इंडिया मूवमेंट की पहली डेमोन्स्ट्रेशन लीड की। उन्हें आगे चलकर ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा गया। उन्होंने मूवमेंट के दौरान अंडरग्राउंड रहकर ब्रिटिश सरकार से बचते हुए आज़ादी की लड़ाई को मजबूती दी। बाद में वो दिल्ली की पहली मेयर बनी और 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो जेल में डाल दिए गए, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपना काम कंटिन्यू रखा। इन्हीं में से एक नाम था जयप्रकाश नारायण का। उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने वहां से भागने का एक साहसिक प्लान बनाया। दिवाली की रात 8 नवंबर 1942 जब जेल में ज्यादातर गार्ड्स ड्यूटी पर नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण ने अपने 7 साथियों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा जेल ब्रेक कर दिखाया। ये सभी नेपाल की ओर भाग निकले, जहां जाकर उन्होंने आजाद दास्ता की शुरुआत की। क्विट इंडिया मूवमेंट सिर्फ लीडर्स की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर आम भारतीय का संघर्ष था। ये वो समय था जब देश के हर कोने से लोग अपने अपने तरीके से आज़ादी की इस मुहिम में जुड़ रहे थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का चंदा इकट्ठा करने से लेकर गांव में बसने वाले लोगों का रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर देना, सब कुछ देखने को मिला। ब्रिटिश सरकार के पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिसेज और बाकी सभी सरकारी सिंबल ऑफ अथॉरिटीज पर हमले हो रहे थे। कॉलेजेस में बच्चे स्ट्राइक पर चले गए, मार्चेस निकाली जा रही थी। बॉम्बे, जमशेदपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में हफ्तों तक फैक्ट्री वर्कर्स ने काम बंद कर दिया था। इन सब के पीछे उद्देश्य सिर्फ एक ही था, भारत को आजाद कराना। ये भी एक चीज नोट करने वाली है कि हर किसी को रैलियां निकालने की जरूरत नहीं थी। आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ऑर्गेनाइज स्ट्राइक करना या अपने रोजमर्रा के काम को बंद कर देना भी एक तरीका है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, जो ये दिखाता है कि हर व्यक्ति अपने लेवल पर कुछ कर सकता है। दिस वाज द स्पिरिट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, अनशेकेबल एंड अनस्टॉपेबल। क्विट इंडिया मूवमेंट का असर इतना गहरा था कि कुछ जगहों पर वायलेंस भी देखने को मिला। ब्रिजेस उड़ाए गए, टेलीग्राफ वायर्स काटी गई, रेलवे लाइंस को ब्लॉक किया गया। यूपी बिहार में उस वक्त थाना जलाओ, स्टेशन फूंक दो जैसे नारे लगे। 31 अगस्त को वायसराय लिनलिथ गो एक चिट्ठी में विंस्टन चर्चिल को लिखकर कहते हैं, मैं जिस रेवोल्यूशन का सामना कर रहा हूं ये इतनी बड़ी है कि ऐसी बगावत हमने आखिरी बार 1857 में देखी थी। ब्रिटिश सरकार की सारी स्ट्रेटजीज यहां फेल हो चुकी थी। सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने के बावजूद ये मूवमेंट थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि आम जनता इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। अब लोगों की ये सोच थी कि कितनों पर गोलियां चलाओगे, कितनों को जेल में डालोगे। जब पूरा देश खड़ा हो गया हो तो किसी ताकत के लिए इसे रोक पाना नामुमकिन था, और अब वायलेंस ने ब्रिटिश हुकूमत के डर को और बढ़ा दिया था। महात्मा गांधी की सोच हमेशा नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पर आधारित रही है, लेकिन यहाँ पर यह चीज जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महात्मा गांधी की क्या सोच थी इस वायलेंस को लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जब वायलेंस हुआ तब गांधी जी ने तुरंत मूवमेंट को रोक दिया।
फिर 1934 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय भी जब फिर से वायलेंस शुरू हुआ तो उन्होंने दोबारा इसे रोकने का फैसला लिया। लेकिन 1942 का समय अलग था। अब गांधी जी थक चुके थे। 7 जून 1942 को अपनी वीकली मैगजीन हरिजन में उन्होंने लिखा, आई वेटेड एंड वेटेड। मैं इंतजार करता रहा कि देश के लोगों में नॉन वायलेंट स्ट्रेंथ आएगी जो इन विदेशी ताकतों को बाहर फेंक सके, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गांधी जी का कहना था कि उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन अगर इतने प्रयासों के बाद भी कहीं कहीं वायलेंस हो रहा है तो इट कैन नॉट बी हेल्प्ड। इस बार उनका अप्रोच बेहद प्रैग्मेटिक था। उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझते हुए वायलेंस का सारा ब्लेम ब्रिटिश हुकूमत पर डाल दिया। उनकी नज़र में ये सब ब्रिटिश सरकार की अप्रेसिव पॉलिसीज का नतीजा था। इस बार ये गांधी जी का एक नया चेहरा था, थोड़ा टफ, थोड़ा प्रैक्टिकल, लेकिन हमेशा अपने देश के लिए पूरी तरह समर्पित। इस पूरे मूवमेंट में जहां लाखों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना शामिल हो रहे थे, वहीं कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट से दूरी बनाए रखी। अब ये बात तो समझ में आती है कि हर किसी में इतना साहस नहीं होता कि सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन दुख की बात ये थी कि सिर्फ डर से दूर रहने वाले लोग ही नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे भी थे जो ब्रिटिश सरकार के साथ खड़े थे। उन्होंने न केवल इस आंदोलन से खुद को दूर रखा, बल्कि इसे खत्म करने में ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। जहां एक तरफ देश के बच्चे चंदा इकट्ठा कर रहे थे, किसान रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर रहे थे, महिलाएं रैलियां लीड कर रही थीं और बुजुर्ग तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे थे, वहीं ये चाटुकार लोग अपने स्वार्थ और फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ देकर अपने ही देश के खिलाफ खड़े थे। उस वक्त की दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थीं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसे लाहौर रेजोल्यूशन कहा गया। इस रेजोल्यूशन ने पहली बार मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन की मांग उठाई, जिसे बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना गया। मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता थे फजलुल हक, जो बंगाल प्रोविंस के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उनकी सरकार बनी थी हिंदू महासभा के साथ अलायंस में, और इससे भी बड़ी बात, इस मुस्लिम लीग की सरकार में फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 26 जुलाई 1942 की बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने से करीब 2 हफ्ते पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को। Anybody who during the war plans to stir up mass feelings resulting in internal disturbances or insecurity must be resisted by the government। आगे ये लिखते हैं कि आखिर कैसे कॉम्बैट किया जाए क्विट इंडिया मूवमेंट को बंगाल में। मुखर्जी ने साफ तौर पर लिखा कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से चलाया जाए कि कांग्रेस के सारे एफर्ट्स फेल रहे और ये मूवमेंट बंगाल के प्रोविंस में शुरू ही ना हो पाए। सोचिए, जिस वक्त पूरा देश एकजुट होकर आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उस वक्त कुछ लोग लिटरली आइडियाज डिस्कस कर रहे थे ब्रिटिश की सरकार के साथ कि कैसे इस मूवमेंट को दबाया जा सके। कानपुर में हिंदू महासभा के 24th सेशन के दौरान उनके लीडर विनायक दामोदर सावरकर एक और खास स्ट्रेटेजी बताते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। हम ना सिर्फ केवल अनकंडीशनल कोऑपरेशन देते हैं ब्रिटिश सरकार को, बल्कि हम एक्टिव और आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए भी तैयार है। उस वक्त हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आरएसएस का भी जो वर्ताव था वो सेम ही था क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रति। आरएसएस ने भी खुद को कानून के दायरे में रखने और किसी तरह के डिस्टरबेंस में पार्टिसिपेट ना करने का फैसला लिया। इसलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके स्टॉन्स को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करती है। संघ ने अपने आप को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से कानून के दायरे में रखा है और अगस्त 1942 में जो डिस्टरबेंस हुई उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जहां एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और देश के बाहर से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया, वहीं दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर ने कॉलोनियल सरकार का साथ दिया। उन्होंने ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में लाखों भारतीयों को रिक्रूट करने में मदद की। ये वही इंडियंस थे जो ब्रिटिश आर्मी में दाखिल होकर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ते हैं।
उस वक्त एक व्यक्ति था नारायण आप्टे, जिसने ब्रिटिश फौज में शामिल होकर बाद में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लिए रिक्रूटर का काम किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही नारायण आप्टे बाद में महात्मा गांधी की हत्या में दोषी पाया गया। इतना ही नहीं, नाथूराम गॉडसे का भाई गोपाल गॉडसे भी ब्रिटिश की साइड से जंग लड़ रहा था। सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ और चीजें कही थी कि इस तरीके का गुंडाइज्म ये कोई सिंपैथी नहीं डिजर्व करता। ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उन फ्रीडम फाइटर्स का जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, और इसलिए ये सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त 1942 को उन्होंने बर्लिन से रेडियो पर एक संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा, मैं सावरकर, जिन्ना और बाकी उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये संदेश न केवल सावरकर बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़ा था। हिंदू महासभा के खुद के एक सीनियर लीडर NC चटर्जी लिखते हैं, ये बड़ा अम्यूजिंग है देखना कि कैसे मिस्टर जिन्ना चाहते हैं कि कोई मुसलमान कांग्रेस के इस मूवमेंट में हिस्सा ना लें, और दूसरी तरफ मिस्टर सावरकर हिंदुओं के लिए भी यही सोच रखते हैं। दोस्तों, भले ही क्विट इंडिया मूवमेंट को कई तरह की अपोजिशन का सामना करना पड़ा, फिर भी ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही। इस मूवमेंट के बाद इंडिया की आज़ादी की मांग दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि इंडिया की कुछ डिमांड्स फुलफिल करी जाएं। ब्रिटेन के अंदर भी लोग अब ये कहने लगे थे कि इंडिया को आज़ादी दे देनी चाहिए। जून 1945 में ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना नया मैनिफेस्टो लेट अस फेस द फ्यूचर रिलीज करती है। इस मैनिफेस्टो में ये ब्रिटिश की जनता से प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम पावर में आए तो इंडिया जैसी कॉलोनीज को पूरे तरीके से आज़ादी दे देंगे। और अगले महीने जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आ गई और क्लेमेंट एटली नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस दी जाए। जैसे ही ब्रिटेन में सत्ता पलटती है, इंडिया में अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है, और फिर इसके 2 साल बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सालों के बलिदान और मेहनत का फल मिला। इंडिया को पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।